हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में स्वागत है। टॉपिक बेटा आपका वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एक्सरसाइज आपकी इस समय चल रही है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, एक्सरसाइज आपकी इस समय जो चल रही है वो 3.5 चल रही है, ठीक है ना। और पार्ट हमारा 9 है, ठीक। इसमें क्या है, टोटल आपकी इबारती प्रश्न हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने 3.5 एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 3 तक सवालों को करवाया था, ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो सवाल दिख रहा है बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी तो बेटा बड़ी है, तो थ्योरी को देख कर के घबराना नहीं है, उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि नियत दिया है, तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि वो छात्र कितने दिन भोजन लेता है। जब एक छात्र को ये है वो 20 दिन भोजन लेता है तो उसे 1000 रुपये उस छात्रावास को देने पड़ते हैं। और दूसरा एक छात्र हमारा बी है, जब वो 26 दिन भोजन लेता है तो उसे 1180 रुपये उस छात्रावास को देने पड़ते हैं। इस कंडीशन में मुझे बेटा क्या ज्ञात करना है, नियत व्यय यानी कि उसका शुल्क है और उसका प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो बेटा, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि मासिक नियत यानी कि निश्चित शुल्क आपका 100 रुपये मान लीजिए, और प्रतिदिन का जो शुल्क है वो बराबर 22 रुपये मान लीजिए, ठीक। तो पहली कंडीशन यानी कि आपका फर्स्ट कंडीशन प्रथम शर्ता अनुसार, समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि छात्र ए है वो आपका 20 दिन, छात्र जो ए है, विद्यार्थी ए है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि उसका जो नियत है, जो निश्चित है, वो उससे कितना है, 100 है। लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से उसे अलग है, वो हमका 22 है, यानी कि क्या दिन करता है, 20 दिन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन का जो किराया है या जो शुल्क है वो क्या है, 22 रुपये माना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूँकि 20 दिन में छात्र ले सकते हैं या विद्यार्थी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है बेटा। छात्र ए द्वारा कुल व्यय, ये मान लो कुल व्यय कितना है, 1000 रुपये है। यानी कि छात्र ए के द्वारा 1000 रुपये व्यय कर देता है, या मान लो उसको अदा कर देता है या भुगतान कर देता है भोजन के लिए। तो आप देखो नियत कितना है, नियत आपका 100 है। एक दिन का जो आपका प्रतिदिन का जो आपका भोजन शुल्क है वो 22 रुपये माना है। और कितने दिन उसने भोजन लिया, 20 दिन लिया। जब एक दिन का व्यय या शुल्क हमारा 22 रुपये है तो 20 दिन का होगा ज़्यादा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा जी, 20/22 बराबर 1000। दिस इज फर्स्ट, हो गया आसान। तो लग रहा है कि सवाल बड़ा है, लेकिन सवाल बेटा बड़ा नहीं, सवाल बहुत छोटा है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड शर्तानुसार की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि बी छात्र भी, यानी कि क्या दिन, 26 दिन छात्र भी कितना, 1180 रुपये, ये आपका छात्र भी है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 26 दिन में छात्र बी द्वारा कुल व्यय आपका 1180 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो 11 से जब 80 रुपये हो गया तो सिस्टम आपका वही है। नियत आपका बेटा 100 है और एक दिन का व्यय 22 माना, शुल्क आपका है तो कितना है आपका 26 दिन का है। तो 26 जो हो जाएगा, 26/22 बराबर आपके 1180 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो, अब मुझे इस दो समीकरणों को बीजगणितीय विधि से मुझे हल करना है। तो बीजगणितीय विधि आपके पास एक नहीं है, दो नहीं है, पूरा 3 है। किसी भी विधि से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे।
ठीक, तो मेरे विचार से सबसे जो आपकी सरल विधि मानी जाती है वो है बेटा विलोपन विधि। ठीक है ना, तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स और एक्स के गुणांक समान हैं, तो ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखो x प्लस के 20y बराबर 1000 और x प्लस के 26y बराबर 1180। ठीक है ना, अब हमें करना क्या, क्योंकि अगर x का विलोपन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह जब परिवर्तन करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो जी प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। और -26 से बेटा 20 चला गया तो माइनस का 6y बचा। 1180 से आपका 1000 चला गया तो माइनस का 180 बचा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 तिहाई 18, यानी कि यहाँ y बराबर आपका 30 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दें, ठीक है ना, तो चाहे तो आप बेटा फर्स्ट में रख दो और चाहे आप सेकंड में रख दो, ये आप पर निर्भर करता है, किसी में रख दो आपका मान आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट कहाँ है, ये कि x प्लस के 20y बराबर 1000, चूँकि आपका y बराबर बेटा 30 आया तो x लिखा रहेगा 20 गुणित आपका 30 बराबर 1000। x बराबर देखो अगर 30 का 20 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 यहाँ प्लस का है, जब ये इधर जाएगा तो इस 1000 से 600 आपका घट जाएगा, यानी कि x बराबर बेटा 400 आ गया। कन्फर्म है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नियत शुल्क है यहाँ लिख देते हैं, इसलिए हम कहेंगे नियत जो बेटा शुल्क है वो x माना, और x का मान 400 रुपये आया बेटा। और जो प्रतिदिन शुल्क है, प्रतिदिन का जो शुल्क है वो y माना हमने, वो आपका 30 रुपये आ गया। ठीक है ना, यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक, ओके। यहाँ आप देख रहे बेटा चौथे का थर्ड पार्ट, यस ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए, मतलब प्राप्त किए। किस कंडीशन पर, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती हो जाती है, यानी काट दिया जाता है, तब वो 40 अंकों को प्राप्त कर पाता है। ठीक, उसी प्रकार से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो गलत उत्तर पर उसे 2 अंक की कटौती हो जाती है। इस कंडीशन में तब उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक, अर्जित करता है वो। तो हमें परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो समझो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन समझो। माना कि सही प्रश्नों, ठीक है ना, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, या मान लो सही उत्तर मान लीजिए, यहाँ पर लिख दो सही उत्तर या उत्तरों, सही उत्तरों की संख्या, क्योंकि उत्तर शब्द यहाँ लिखा है, ठीक, उत्तर देता है, और गलत उत्तरों की जो संख्या बराबर y है। ठीक, देखो बेटा पहली कंडीशन क्या कह रहा है सवाल, तो फर्स्ट शर्त अनुसार हम कहेंगे, तो कह रहा है कि वो जब उसे सही, यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो चूंकि सही, यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, जबकि गलत पर 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है ना, अगर इस थ्योरी को लिखो तो भी ठीक है और ना लिखो तो भी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये है, अगर ये लिख दो तो ठीक है और नहीं लिखो तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आप, क्योंकि इबारती प्रश्न है,
हम सीधे जो ऊपर प्रथम शर्तानुसार मैंने लिख दिया, इसके अनुसार हम सीधा समीकरण बना सकते हैं। कैसे देखो, तो सही उत्तरों की प्रसंख्या कितनी है, x मानी, ठीक, और हमें कितने मिले सही उत्तर पर 3 अंक की। एक यदि सही देता है तो उसे x प्राप्त होता है, और कितने मिले उसे 3 अंक प्राप्त होंगे। कितने, 3 अंक मिलते हैं सही पर, ठीक है, सही पर, और हैं कितने हमारे पास, 1। यानी कि अगर वो सही प्रश्न देता है तो उसे कितने, 3 अंक मिल जाते हैं। और मेरे पास कितने प्रश्न उत्तरों की संख्या है, x, तो x देगा तो 3x हो जाएगी। बात को समझना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, 3x हो जाएगा। अगर वो गलत देता है, अगर गलत प्रश्न उत्तर देता है तो उसका 1 अंक कट जाता है। और कितने गलत उत्तर हैं, यानी कि प्रश्न कितने हैं, 22 हैं, तो 22 देगा तो 22 कटेंगे। और जब कोई चीज़ काटी जाती है तो इसका मतलब बेटा वो घट जाती है। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस 22 बराबर, तब कितना प्राप्त करता है वो, तब बेटा 40 अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार से समीकरण नंबर सेकंड हो जाता है। ठीक, सेकंड शर्त अनुसार अगर आपको थ्योरी लिखना है तो लिख लेना, और ना लिखना हो तो ना लिखना। नंबर यहाँ कटने वाली बात बिल्कुल नहीं। अब वो कह रहा है कि यदि सही उत्तर देता तो 4 अंक मिलता है सेकंड में, तो 4 अंक का मतलब है कि एक प्रश्न का सही उत्तर जब वो देता तो 4 प्राप्त हो जाते हैं। और मेरे पास उत्तर कितने हैं, x हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x, और गलत उत्तर पर उसके 2 अंक बेटा कट जाते हैं। तो कितने हमारे पास प्रश्न उत्तरों की संख्या है 22, तो कितने कटेंगे, 2y। लेकिन चूंकि अंक काटे जा रहे हैं तो चिन्ह यहाँ का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, तब जाकर के वो 50 अंक अर्जित कर लेता है। इस प्रकार से हमारे दोनों समीकरण बन जाते हैं। अब देखो यहाँ समीकरणों को हल करने का थोड़ा तरीका। अभी तक हमने आपको विलोपन विधि से जितने भी सवाल बनाए मतलब कि बताए हैं, उसमें किसी न किसी x और y के चर के गुणांक समान थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर गुणांक समान नहीं है। अगर आप y का विलोपन करना चाहोगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर x का विलोपन करना चाहोगे तो 3 और 4 का एलसीएम बेटा 12 आएगा। तो 4 तिया 12, इनकी तिचौ को 12, जहाँ में 4 गुणा करना पड़ेगा, और 4 ती 12 इसमें 3 गुणा करना पड़ेगा। तो जो आसान है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर। ठीक, अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस के 2y बराबर के 2 चौको 8 80 हो गया। वो ये हमारा 4x माइनस के 2y बराबर 50 जो क्यों लिखा रहा है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह भी समान हैं, और जब तक चिन्ह बेटा विपरीत नहीं होंगे हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। और जब विपरीत होंगे तो मुझे यहाँ पर एक शब्द लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। इस प्रकार से प्लस माइनस आपके बेटा कट गए। ठीक, और 6 में से 4 गए तो आपका 2x बचा, वो 80 में से 50 गया तो 30 बचे, 2 से काटा तो बेटा 15 हो गया। x बराबर मान 15 निकल के आपका आ गया। कन्फर्म है। यहाँ देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण चाहे तो फर्स्ट में और चाहे सेकंड में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ओके, कन्फर्म हो रहा होगा बेटा, समझ लो। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये है कि 3x माइनस y बराबर 40, और चूँकि x बराबर बेटा 15, तो यहाँ पर 3 गुणित 15 माइनस के y बराबर 40, माइनस y जो तो लिखा रहेगा 15 की 45, जब इधर जाएगा तो 40 से 45 बेटा घट जाएगा। ठीक, माइनस y लिखा रहेगा, 45 से 40 गया, -5 आ गया, पाई से माइनस कट गया, y बराबर बेटा आपका 5 आ गया। कन्फर्म है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सही उत्तरों की संख्या। कितनी आई, x 15 आई, गलत उत्तरों की संख्या कितनी आई, 22। लेकिन मुझे निकालने के परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें कुल प्रश्नों की संख्या, अच्छा कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न के ही उसने उत्तर बेटा दिए होंगे, ये बात तो सही है, प्रश्न के ही
उत्तर दिए होंगे, यहाँ पर प्रश्न ही लिखे रहने दीजिए, प्रश्नों की संख्या, क्योंकि प्रश्न का जो उत्तर होता है। ठीक, देखो अब आप यहाँ सोचने वाली बात, कुल कितने प्रश्न, तो मुझे कुल प्रश्नों की संख्या निकालना है। तो कुल प्रश्नों की जो बेटा संख्या आएगी, तो सही उत्तर देने वाले कितने प्रश्न थे, x थे। गलत उत्तर देने वाले कितने प्रश्न थे, y थे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। x का मान बेटा 15 और y का मान हमारा, x का मान 15 और y का मान 5 है। इस प्रकार से 15 5 आपके 20 उत्तर आपके आ गए। ठीक, यही हमारा क्या है, यही बेटा आंसर है। ठीक, यहाँ बेटा आप देख रहे हैं चौथा सवाल, यानी कि चौथे का चौथा पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान यूरोपीय इस प्रकार से हैं कि उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दोनों स्थान हैं। और एक कार ए से तथा एक दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। भिन्न दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे जा रही हैं, तो उन्हें 5 घंटे मिलते हैं बेटा, एक दूसरे को मिलने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक जी है। और अगर वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ओर चलती, मतलब एक दूसरे के ओर को मतलब हो गया आगे, यानी कि विपरीत दिशा में, एक दूसरे के ओर का मतलब होगा विपरीत दिशा में अगर वो चलती हैं, तो 1 घंटे के बाद वो मिल जाती है। तो मुझे दोनों कारों की चाल ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको हम समझाते, समझना बहुत कायदे से बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना, यदि आपने समझा तो माना कि पहली कार की जो बेटा चाल है, वो मानी मैंने 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से दूसरी कार की जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मान लीजिए पहला स्थान आपका जे है और दूसरा जे ए बिंदु और जे बी है। इनके बीच की दूरी बेटा 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरी कार यहाँ पर खड़ी हुई है। क्लियर है? देखो, तो पहली कंडीशन देखो, यानी कि फर्स्ट शर्त अनुसार, यानी कि पहली कंडीशन है फर्स्ट शर्त अनुसार। क्या देखेंगे पहले हम, क्योंकि वो कार ए तथा दूसरी कार बी से चला प्राप्त करती है, यदि चालों चलती एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो हमें ये देखना है कि 5 घंटे में उन कारों के द्वारा कितनी दूरी तय कर चुकी। दूरी तो यहाँ पर 100 किलोमीटर है। अरे ये भी कुछ करेगी, ये भी कुछ करेगी, तो कुल दूरी कितनी है? 100 है। कुछ भी कर सकती है, 50 भी कर सकती है, 30 और 70 भी कर सकती है, 60 और 40 भी कर सकती है, 80 और 20 भी कर सकती है। कोई कन्फर्म नहीं है कितनी दूरी तय कर रही है। बात को जरा समझना है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि पहली कार द्वारा, यहाँ लिखेंगे पहली कार द्वारा चली दूरी ये लिख सकते बराबर आपका चाल गुणते समय, एक बेटा जी सूत्र होता है। ठीक, पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास में, चाल गुणते समय। चाल कितनी, पहली गाड़ी की चाल, एक से समय कितने घंटे बाद मिल रही है? 5 घंटे बाद। कुल मिलाकर के जो हो गया 5x किलोमीटर दूरी आ गई। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? चाल आपकी कितनी है? 22। समय कितना है बेटा? 5, क्योंकि दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं तो समय तो 5 मिनट लगेगा, कन्फर्म हो गया। तो जे आपका 5 बाई, बड़ा लिख देते थोड़ा, 5 बाई। अब हम देख रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न एक शब्द लिख दिया हमने, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, ये शब्द लिख दिया। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम कि आप देख रहे हैं कि 5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि पहली कार के द्वारा चली गई दूरी 5x है और दूसरी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 5 बाई है। ठीक है, दोनों के द्वारा, लेकिन दूरी कितनी है? दूरी आपकी बेटा 100x है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 5 बराबर 100। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो x प्लस बाई बराबर बेटा 100। 5 से क्रॉस कर देंगे, 5 दूनी 10, x प्लस बाई बराबर 20। दिस इज फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक,
इसी प्रकार से अगर हम सेकंड शर्त अनुसार की बात यहाँ पर करते हैं, सेकंड शर्त अनुसार कि यदि बेटा हम बात करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो एक दूसरे की ओर, यानी कि इसे कहते हैं जब कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी, कार या बस कुछ भी जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तो हमेशा उनकी चाल को हम आपेक्षिक चाल कहते हैं। यानी कि ऐसी चाल क्या कहलाती है, एक दूसरे में जुड़ जाती है, आपेक्षिक चाल कहलाती है। एक बात थोड़ा गलती हो गई है, क्या कि जे एक दूसरे की प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हमने लिखा था, इसका मतलब है बेटा जे एक ही दिशा में जा रही है, एक के पीछे एक जा रही है। जब एक के पीछे कोई दूसरी गाड़ी जाती है, बस, ट्रेन या साइकिल या मोटरसाइकिल जाती है, तो पहली गाड़ी की चाल दूसरे के सापेक्ष जो मानी जाती है वो हमेशा बेटा अंतर के बराबर होती है, और जब विपरीत दिशा में आती है तो हमेशा एक फल के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ चूक करेंगे बेटा, यहाँ काय का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, काय का माइनस के चिन्ह आएगा, और यहाँ पर आपेक्षिक में हमेशा जुड़ जाएगा। ठीक, विपरीत, ये ध्यान रखना। तो 1 घंटे में ये लिख सकते क्या, 1 घंटे, यानी कि पहली कार द्वारा लिख लो, पहली कार द्वारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहली कार द्वारा, पहली कार द्वारा चली दूरी बराबर चाल गुणते समय, वो चाल है x, वो समय 1 है, कुल मिलाकर के x किलोमीटर आ गया। इसी प्रकार से दूसरी कार द्वारा चली दूरी जो होगी y गुणते 1 बराबर आपका y किलोमीटर आ गया। ठीक, प्रश्नानुसार यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रश्नानुसार बात करते हैं तो चूंकि यहाँ लिख सकते गाड़ी कैसी विपरीत दिशा में है, जब गाड़ियाँ विपरीत दिशा में हैं तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस y बराबर दूरी तो आपकी स्वयं मानी जाएगी बराबर 100 दिस इज सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों तो वो अंतर के बराबर हो जाएंगी, और जब गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हो तो वो एक फल के बराबर हो जाएंगी। अब मेरे पास 2 समीकरण आ गया, अब इनको हल करना तो बहुत ही आसान आपके लिए हो गया। ठीक है, क्योंकि आप बहुत से सवालों का स्टडी कर चुके हो। तो यहाँ पर x माइनस बाई, एक्स प्लस बाई, तो सीधा सीधा लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है बेटा, x माइनस बाई बराबर 20 हो गया, और सेकेंड क्या है, x प्लस के y बराबर आपका 100। चूंकि प्लस माइनस के गुणांक भी बेटा समान हैं तो यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता चिन्ह का। तो प्लस माइनस क्रॉस हो गया, x और x बेटा 2x हो गया, 120 आपका ये हो जाएगा, 2 से क्रॉस करेंगे 60 हो जाएगा, x बराबर बेटा 60 आ गया। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, यहाँ पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जिसमें चाहो उसमें रख देना, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई बराबर बेटा 20, चूँकि x बराबर 60 है, यहाँ 60 हो जाएगा, माइनस बाई बराबर 20, माइनस बाई लिखा रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा माइनस का 60 हो जाएगा। तो बाई बराबर 60 में से 20 गया, माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, और आपका y बराबर आपका 40 आ गया। ठीक, इस प्रकार से x y किसके मान है, चाल के मान है, किसके, कारों की चाल। तो पहली चाल यानी कि पहली कार की जो चाल है वो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की जो चाल है तो y बराबर बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो निश्चित ही आपको सवाल समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हैं इस सवाल नंबर 4 का जो 5वां पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक आयतकाच पर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि हम उसकी लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल उसका 67 वर्ग इकाई 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर वर्ग होनी चाहिए, यहाँ पर वर्ग इकाई 67 वर्ग इकाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 67
वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो आयत की हमें विमाएँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आयत की विमाएँ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। देखो ज़रा बहुत अच्छा सवाल है, समझो ज़रा। तो माना कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि माना कि आयत की जो आपकी लंबाई है बेटा वो हमारी है बराबर x इकाई मान के चले, क्योंकि यहाँ पर मात्रक दिया नहीं है। इसी प्रकार से आयत की जो चौड़ाई है वो मान के चलेंगे हम y इकाई। ठीक है, कन्फर्म है बेटा। अब आप देखो, अब इसका मतलब है अगर हम यहाँ से निकालें चूंकि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा आप जानते हो L इंटू बी होता है, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमने x मानी, चौड़ाई बेटा y है, तो ये हमारा वर्ग इकाई आ गया। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम अधिक हम तब कर पाएंगे जब हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए, इसलिए मैंने इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो फर्स्ट जो कंडीशन है प्रथम शर्ता अनुसार, ठीक है, वो क्या कहता है कि यदि वो ये कहता है कि यदि उसकी लंबाई में 5 की इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर, ठीक है बेटा, तो लंबाई यानी कि 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तब आपकी लंबाई क्या होगी, तब हो जाएगी लंबाई x माइनस 5 क्योंकि कमी हो गई, और चौड़ाई जो आपकी हो जाएगी वो y प्लस के 3, ये है। इस कंडीशन पे यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी होता है बेटा, और क्षेत्रफल है कि हमारा कितना दिया x इंटू बाई, और लंबाई कितनी है x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3। इस स्थिति पर जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर उसकी लंबाई में 5 की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो एक्स वाई माइनस के 9 गुणा करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 5 का वाई में करेंगे 5y हो जाएगा, माइनस 5 का 3 में करेंगे तो आपका -15 हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई से, -9 लिखा रहेगा, इसको हल लाएंगे तो प्लस का आपका 15 हो जाएगा बराबर के 3x माइनस के 5y, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण बना 3x माइनस के 5y और 15 का बेटा 6, दिस इज फर्स्ट समीकरण बना। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बनाया। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो सेकंड शर्तानुसार, ठीक है ना, क्या कहता है कि यदि लंबाई में हम 3 की इकाई की और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, तो लंबाई है कितनी x थी बेटा, ये आपकी x प्लस 3 हो गई, चौड़ाई है कितनी y थी, ये y प्लस 2 है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 3 और 2 की इकाई की वृद्धि हो जाए। तब इसका जो क्षेत्रफल है किसका, आयत का जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी होता है बेटा, और क्षेत्रफल हमारा है कितना xy, अब लंबाई क्या है x प्लस 3 और चौड़ाई क्या है y प्लस 2, यानी कि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 की वृद्धि करने पर जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इसमें 67 मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक,
इसको हल करेंगे तो एक्स वाई प्लस के 67 बराबर एक्स का वाई में एक्स वाई, एक्स का 2 में 2x, 3 का वाई में बेटा 3y और 3 का 2 में 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 67 लिखा रहेगा, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर 2x प्लस के 3y, यानी कि 2x प्लस के 3y बराबर के आपका 61 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो, अब हमें इनको हल करना है, तो यहाँ पर गुणांक 3 है और यहाँ पर गुणांक 2 है। आप चाहे x के पदों को हल करो और चाहे y के पदों का विलोपन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आसान है वो करो। तो 3 और 2 की एलसीएम 6 आ जाएगी, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 का तथा सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में बेटा 2 का और तथा सेकंड में 3 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो जब हम गुणा करेंगे इसमें 2 का, तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, माइनस के 2 पंचे 10 22 हो जाएगा, बराबर 2 छक 12। 3 का करेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिको आपका 9, 22 हो जाएगा, बराबर 3 एकम 3 और 3 छक 18। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान किस प्रकार से है। x का मान बेटा समान है, लेकिन प्लस के हैं तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर लिखेंगे तो जे माइनस का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा, जे माइनस। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ये आपका हो गया माइनस का 19 हो गया, ठीक है, 19 22 हो गया, ठीक, बराबर 3 में से आपका 2 गया बेटा, 1 बचा, 8 में से 1 गया आपका 7 बचा, यानी कि माइनस का 171। माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 का भाग देंगे तो 19 नम्मा आपका कितना होता है 171 होता है, यानी कि y बराबर आपका 9 निकल के आ गया, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो y का मान कहाँ पर, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक बेटा। फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट हमारा जो समीकरण जे बना है, तो 3x माइनस के 5y बराबर 6, चूँकि y बराबर आपका 9 आ गया, तो यहाँ पर आपका 3x माइनस के 5 उड़ते 9 बराबर के 6 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 6, 9 अपना 45 इधर जाएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 5 11 और 4 और 1 5, यानी कि 3 का भाग 51 देंगे तो आपका 17 या 51, x बराबर बेटा 17 निकल के आ जाएगा। तो मुझे आयत की जो विमाएँ ज्ञात करना था वो क्या निकल के आ गई। हम कह सकते हैं कि जो आयत की जो बेटा लंबाई है, वो लंबाई हमने क्या मानी थी x, वो निकल के आ गई 17 इकाई, और जो आयत की बेटा चौड़ाई है वो मानी थी हमने y, वो आपकी 9 इकाई निकल के आ गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको ये सवाल अब समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।